क्या भारतीय रुपए की डेस्टिनी में ही ये गिरावट लिखी हुई है? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब से रुपए ने गिरना शुरू किया मिडिल ईस्ट टेंशन के दौरान, तब से लगातार ये गिरावट बढ़ती जा रही है। पहले 95 रुपए इक्वल्स टू $1, फिर आया ये 96 रुपए पर। हमने सोचा 96 रुपए का स्तर है और ये सबसे न्यूएस्ट लेवल है रुपए के लिए, लेकिन उसके बाद ये पहुंचा एक समय पर 97 के आसपास। हालांकि 97 तक नहीं पहुंचा एग्जैक्टली, बट डर ये भी बना हुआ है कि कहीं 100 रुपए तक तो नहीं पहुंच जाएगा ये लेवल। इसलिए इस समय सबकी नजरें टिकी हुई हैं आरबीआई की आने वाली पॉलिसी पर, जो कि 5 जून को आने वाली है। यानी अभी इंडियन इकोनॉमी को लेकर के डर है, रुपए की गिरावट को लेकर के लोग कॉशियस हैं और डर भी रहे हैं, और साथ ही साथ आरबीआई पॉलिसी से कई तरीके की उम्मीदें और इसको लेकर के कई तरीके के सवाल हैं। यानी बात करनी जरूरी है इन्फ्लेशन पर, इंडियन इकोनॉमी पर और हमारे और आपकी जेब पर पड़ने वाले असर पर। और जब ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं तो इसके ऊपर डिस्कशन करना भी बहुत जरूरी है, और इसलिए हमारे साथ आज एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय राजीव शरण जी यहाँ पर मौजूद हैं ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स पर। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you, Arnima. It's a pleasure to be part of this show. राजीव सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहती हूँ, जो मैंने अभी कहा वो कई रिपोर्ट्स में पढ़ा है मैंने कि एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है रुपए की गिरावट का ये ट्रेंड। क्या सच में भारतीय रुपए की डेस्टिनी अभी गिरावट ही है अगले लंबे समय तक? देखिए, रुपए की डेस्टिनी आई वोंट से कि वीक होना है। What we are seeing right now is a kind of global adjustment. अभी हम देख सकते हैं कि डॉलर दुनिया भर में मजबूत है, बीट येन, यूरो, वॉन, सारी करेंसीज प्रेशर में है। इंडिया इज नॉट एन एक्सेप्शन, राइट? सो लेकिन हमारी सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा लेयर है, वो है ऑयल। हम ऑलमोस्ट 88% अपना ऑयल नीड जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और जब ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो हमें ज़्यादा डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं और रुपये पर फर्दर प्रेशर बिल्ड होता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमारा रुपये जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, एंड दैट्स ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, गिवन द प्रेशर ऑन द रुपये or in their local currency, but I don't think that this is the destiny of our currency. Long term में इंडिया की ग्रोथ strong है, fiscal consolidation चल रहा है, reserves comfortable हैं, so this is a managed adjustment, not a free fall. ओके, बट जब हम फिर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि यहां से संभल जाएगा रुपया, लेकिन वो स्तर संभलने वाला आ ही नहीं रहा, और अब ये डर बढ़ गया है कि ये 100 रुपए के पार तो नहीं चला जाएगा, मतलब $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज। क्या मान के चल रहे हैं कि आगे अभी ये मिडिल ईस्ट टेंशन जारी रही तो ये 100 का स्तर पार कर सकता है? कर सकता है। आई मीन आई वुडंट काइंड ऑफ defy this, ये possible है, but I think we shouldn't be worried about it. So it's all about like this is how it should be felt in the economy. I mean, अगर रुपये प्रेशर बढ़ रहा है तो रुपये को डिप्रिशिएट होना चाहिए, but because this is, and as I said, this is not a permanent phenomena. Once geopolitical tensions ease, और यूएस अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी काइंड ऑफ ईज करता है, देन वी विल सी कि डॉलर डिप्रिशिएट होगा, ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगे, तो अगेन रुपी स्ट्रेंथन होगा, एंड द थिंग्स विल रिवर्स, राइट? So when we are ready for the reverse, we should be ready for kind of depreciation as well, right? So that's, I think, is a possibility, and is not a big reason for me to worry at this point in time, given the condition we are in. It's driven by factors which are obvious in nature, which is driven by there's nothing wrong with our fundamentals. It's all about the geopolitical issues which is driving it, and not only for us, but almost all the countries in the world. ओके, एंड सर देन आई विल आस्क कि व्हाट आर योर व्यूज जब लोग ये कहते हैं कि रुपए की गिरावट इस समय प्रॉब्लम नहीं। आपने भी यही बात बोली कि रुपए की गिरावट इस समय शायद प्रॉब्लम नहीं है। कई एक्सपर्ट्स और कई एनालिस्ट से जब हम बात करते हैं, उन्होंने कहा जिस तरीके से रुपया गिर रहा है, एकदम तेजी से नीचे आना, ये प्रॉब्लम है, रुपए का डिप्रिसिएशन प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इस तरीके से रुपया नीचे आता है तो क्या भारतीय जनता के ऊपर इन्फ्लेशन का प्रेशर तेजी से पड़ेगा? Yes, I mean,
प्रेशर तो आएगा। फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी, एलपीजी प्राइसेस बढ़ेंगी, तो हाउस होल्ड पे प्रेशर आएगा। ऑलरेडी इंक्रीज्ड है सर। हाँ, already, I mean, after 48-49 months, there was the first increase, I think, a couple of weeks back. तो वो हम देख रहे हैं कि वो the cost pressure has started to kind of pass through to the consumers, and it may happen further in the coming weeks if the oil prices continue to trade above maybe $100 a barrel. Um, तो महंगा तो होगा, चीज़ें महंगी होंगी। इम्पोर्टेड हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है काफ़ी। फॉर सम ऑफ द मेडिसिन्स वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। फॉरेन ट्रैवल वगैरह सब कुछ महंगा दिखेगा, होगा। ये सब डॉलर लिंक्ड है, बट एज आई सेड, दिस इज नॉट ए न्यू नॉर्मल, एंड as I said again that both are cyclical, oil and dollar. So जब ये tensions ease होंगे, जब US rate cycle turn होंगे, तो ये pressure reverse भी होगा. It may come down quite quickly. And on the policy side, the government can adjust duties, and the RBI works to keep kind of inflation expectations anchored. तो हाँ, कुछ महीने टफ लगेंगे, लेकिन I don't think this is a permanent reset. जी। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात कर लें सर, क्योंकि क्रूड ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस समय। मिडिल ईस्ट टेंशन जब से आई है तब से क्रूड ऑयल इतना वॉलेटाइल है, या ये कहूं कि लगातार महंगाई की तरफ ही बढ़ रहा है। 110-111 डॉलर पर बैरल ब्रेंट का हमने भाव देख लिया है। लेकिन सिचुएशंस अलग अलग तरीके की सामने आई। कई बार ऐसा भी हुआ जब ईरान और यूएस के बीच में जो टॉक्स हैं वो पॉजिटिव साइड पर जाती हुई दिख रही थी। उसी बीच में एक न्यूज ये भी आई कि जो यूएई है वो ओपेक प्लस से अलग हो गया है। वो कह रहा है कि हम अपना ऑयल खुद बेचेंगे, और डिस्काउंटेड रेट्स की खबरें आई कि वो सस्ते में ऑयल बेच सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ओपेक प्लस ने भी कहा कि हम भी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। फिर प्रॉब्लम कहां है? क्रूड क्यों नहीं ठंडा पड़ रहा? क्यों आग लगी हुई है क्रूड में? और इंडिया के लिए तो और भी ऑप्शंस हैं। हम रशिया से भी सस्ता तेल लेने का ऑप्शन रखते हैं, हम यूएई से भी सस्ता तेल हमें ऑफर हो रहा है। उसके अलावा वेनेजुएला वाला जो तेल है, हालांकि उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो मालिकाना हक कह सकते हैं, लेकिन वहां से भी कंपैरेटिवली सस्ता तेल मिल जाता है। तो फिर इतना क्राइसिस क्यों? देखिए, मतलब ये क्राइसिस इसलिए है कि जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, और जो रूट है वो अभी भी काइंड ऑफ ब्लॉक्ड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड तो रहेंगे। मतलब ये टेंशन अभी भी बना हुआ है, रूट्स अभी भी ब्लॉक्ड हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि ऑयल है या नहीं, ऑयल तो है, लेकिन वो पहुंचेगा कैसे हम तक? ठीक है, हम जहाँ से खरीद रहे हैं, दे आर also the suppliers, but they may not be able to meet all our needs. I mean, India is a huge importer of oil, and it cannot be met only through maybe Venezuela or the US or Russia. I mean, we have to be dependent on these Middle East countries, these Gulf countries for oil, and that's true for not only for India but most of the oil importing countries in the world. So that is the reason I would say कि ऑयल अभी भी $100 पर बैरल लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि टेंशन्स अभी भी ईज नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं टेंशन। और जहाँ तक डिस्काउंट की बात है, ये $5 से $10 का डिस्काउंट डजंट चेंज द ओवरऑल बिल ड्रामेटिकली, राइट? बिकॉज एज आई सेड, द रियल इशू इज द वॉल्यूम वी इम्पोर्ट। सोर्स बदलने से डिपेंडेंस कम नहीं होती। एंड देन दे आर हिडन कॉस्ट लाइक शिपिंग है, इंश्योरेंस है, payment risk hai, which further raise the effective cost of discounted oil. So the long-term solution is not a cheaper supplier, right? It's more about reducing dependence on oil itself. तो जब तक हमारा डिपेंडेंस ऑयल पे बना रहेगा तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। आज यूएस ईरान का क्राइसिस है, 2-3 साल पहले रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, कभी कोविड था, कभी कुछ। तो ये तो डिपेंडेंस है, तो फिर प्रॉब्लम्स भी रहेंगे और हम हर बार ऑयल इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो डिपेंडेंसी घटाना होगा हमें सबसे पहले। हमें अपना डाइवर्सिफाई करना होगा, रिन्यूएबल्स में, ईवीज में, एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करनी होगी। दैट इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रादर देन फाइंडिंग द चीप सप्लायर्स।
नियर फ्यूचर में सर क्रूड का भाव अगर नीचे आते हुए देख भी रहे हैं तो क्या हम वापस से वो 70 और 75 वाले लेवल पर पहुंच पाएंगे? आई मीन एवरेज तो इस साल FY27 में 70-75 का पॉसिबल नहीं है. I mean, as per my estimates, I mean, we can't see the future, but then we can just make some estimates. So, abhi already we are 2 months into FY27, right? Towards the end of May. और ऑयल जो है वो $100 प्लस पे ट्रेड कर रहा है ये क्वार्टर पे. एवरेज ऑयल प्राइस आई वुड से विल बी समवेयर अराउंड 110-115. नेक्स्ट क्वार्टर्स आई डोंट सी ए सडन fall or something, right? So on average we are expecting oil price to be somewhere around 80 to 85, maybe up to between 80 and 90 dollar per barrel in our baseline. तो हाँ, लेकिन ये है कि बाय थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर इट मे कम डाउन टू $70-75, बट द एवरेज वुड बी समवेयर अराउंड 80-85 to $90 फॉर द FY27. ओके, कमिंग बैक टू इंडिया सर, आरबीआई अभी बहुत कोशिश कर रहा है रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए. ये भी रिपोर्ट्स में हमने देखा कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं उनको बेच करके रुपए को भी संभाल रहा है आरबीआई. हर तरीके की कोशिश कर रहा है. अगला बड़ा स्टेप जो आरबीआई की तरफ से आ सकता है वो हम देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में. रेट हाइक के तौर पर 5 जून को आने वाली है आरबीआई की पॉलिसी. और पिछली बार तो हमें संभाल लिया आरबीआई ने, नहीं किया था रेट हाइक, रेट ड्रॉप भी नहीं किए थे हालांकि. लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशंस हैं क्या रेट हाइक होगा? आई मीन रेट हाइक अगर नहीं भी होगा तो आरबीआई में अडॉप्ट मोर हॉकिश टोन दिस टाइम. ओके, अगर आई मीन मे बी अ स्मॉल सिग्नलिंग हाइक इज आल्सो पॉसिबल इफ इन्फ्लेशन रिस्क राइज. अभी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए हैं तो अब तो हाउस होल्ड पे इम्पैक्ट आना शुरू होगा हायर ऑयल प्राइसेस का, इन्फ्लेशन का. But a panic or emergency move is unlikely by the RBI in June 5 meeting. So I expect more hawkish tone or maybe a small token hike during June 5 MPC meeting. Let's see, RBI is very data driven and prefer gradual steps. और कई बार तो सिर्फ कम्युनिकेशन ही काफ़ी होता है मार्केट को स्टेबलाइज करने के. So yeah, I mean a hawkish tone is possible, a small signal hike is possible, but nothing kind of which can create panic. So okay, and then what will be the impact on Indian economy? The commentary of RBI is expected hawkish. Then what would be the impact on Indian economy and inflation as well? देखिए इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा फोरकास्ट है, वी हैव स्लाइटली रिवाइज्ड डाउन आवर फुल ईयर 27 financial year 27 forecast to around 6.7%, from 6.9 to 7% earlier, because we thought that things will stabilize a bit early, but it's taking longer than our anticipation. Also, the oil prices are trading above the level we anticipated earlier, maybe a couple of months back. तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी का टोन हॉकिश होता है तो एज आई सेड हॉकिश टोन मे नॉट हैव एनी मेजर इम्पैक्ट, फर्दर इम्पैक्ट ऑन द economic growth, but then it will be a kind of problematic if there is a sharp increase in the interest rates either in the June or in the subsequent MPC meeting. Then the growth may slow down further. Of course, the entire objective of the RBI is to control inflation and keep it within that 4 to 6%. That's the band, 2 to 6%. But I think the entire struggle of RBI at this point in time to keep it within that 4 to 6% band. Anything below 4%, I think, is not achievable in this financial year. But even 4 to 6% is good enough and within the RBI comfort zone. So that's what I am expecting, that inflation will be somewhere between 4 to 6% range for this FY27 on average, and even for the next 2 quarters.
ओके एक और डेटा है सर, आईएमएफ ने जारी किया है, अप्रैल 2026 का डेटा है, जिसके मुताबिक भारत थर्ड या फोर्थ जो प्लेस हम होल्ड कर रहे थे ग्लोबल इकोनॉमी में, वहां से स्लिप करके ये छठे नंबर पर आ गया है। देश अगर मैं देखूं तो 2 स्टेप का ड्रॉप हम फिर भी देख रहे हैं, अभी 6th पोजीशन पर अगर इंडिया आ जाता है, चिंता करने की बात है। See, I mean, this is like rankings are headlines. I mean, these are like these have nothing to do with the fundamentals of the economy, right? So, economy work on fundamentals. So, IMF की nominal GDP ranking exchange rate से काफी influence होती है, right? अभी dollar strong है और rupee weak है due to dual factor, right? First, because the dollar is stronger due to their own monetary policy. Uh, decisions and due to our higher dependence on oil import, right? So this has led to slip in the ranking और ये ranking जो है बहुत सारी देशों की गिरी है जिनकी करेंसी जो है वो वीक हुई है। तो इससे लेकिन अगर हमारी रियल इकोनॉमी स्ट्रांग है तो वी आर नॉट काइंड ऑफ कंसर्न्ड अबाउट इट. And Indian fundamentals remain strong. We are the fastest growing major economy in the world with rising investments, improving fiscal discipline, and expanding manufacturing and services export. So there is nothing to worry about these rankings. These are just headlines. We should worry only if growth slows sharply. I mean, if the real growth slows sharply or the macro stability weakens. And at this point in time, this is not the case. So there is nothing to worry about on that. अच्छा, अगर यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है तो थोड़ा पड़ोसी देशों को लेकर के चिंता करने की बात है क्या? चाइना ने अभी 2 इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स की हैं, एक की है सीधे डोनाल्ड ट्रंप के साथ और दूसरी की है रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, पुतिन के साथ। और ये दोनों ही देशों के साथ चाइना का मीटिंग करना, इमर्जिंग मार्केट्स में अभी हाल ही में हमने देखा था चाइना +1 पॉलिसी चल रही थी, जिसका बेनिफिट बहुत अच्छे से भारत को मिल रहा था। लेकिन अगर चाइना यूएस के और रशिया के साथ डील कर रहा है, अलग अलग तरीके की डील्स की खबरें आ रही हैं, तो क्या यहां पर भारत को थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत है? क्योंकि वो +1 वाली पॉलिसी तो फिर शायद उतनी इंपैक्टफुल नहीं रहेगी। देखिए अभी क्या है कि वर्ल्ड जो है अब मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है. सो इट्स नो लॉन्गर अबाउट choosing one block over another, right? It's about working issue by issue with different partners. So China अपनी strategic space बढ़ा रहा है across maybe trade, technology, security. और हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम यूएस, यूरोप, रशिया, ग्लोबल साउथ सबके साथ काम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट अ वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. सो रिस्क तब आता है जब चाइना की ये अलाइनमेंट जो है वो हमारी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को इन्फ्लुएंस करती है या खतरा पहुंचाती है या स्क्वीज करती है. So I think that's why India is focusing on defense capability, technology partnerships, supply chain diversification. So the broader picture is that India's credibility and stability gives us a seat at every major table in the world, and this China kind of China's alignment with both US and Russia at this point in time is not a major concern, but this is something which is kind of which needs to be closely watched, tracked, and then accordingly we need to act. But at this point in time, I don't see any major challenge for India. Not a major challenge. Sir, just one question out of curiosity. हम डॉलर और रुपए की बात कर रहे हैं, आपने अभी जो ग्लोबल इकोनॉमी का सिनारियो हमें समझाया, बहुत सारा डेटा यूएस इकोनॉमी को लेकर के जब रिलीज होता है और उसके ऊपर पूरी ग्लोबल मार्केट्स की नजर होती है. यूएस में जॉब डेटा जब रिलीज हुआ, हमने देखा वहां पर थोड़ी टेंशन है जॉब नंबर्स को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स को लेकर के. दूसरी तरफ इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर भी पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है. ये इज इट पॉसिबल? Yeah, see, I mean, multiple factors. So, as we know, कि US interest rate जो है वो अभी भी historical level से high चल रहे हैं, and this is one of the reason which is keeping US currency, US dollar quite strong.
क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है यूएस में, यूएस इज वन ऑफ द सेफ हेवन फॉर द इंटायर वर्ल्ड, राइट, फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट। सो सारा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो यूएस में जाएगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर स्ट्रेंथन होगा। बट व्हेन you have elevated interest rate levels, so economic activity slows down, right? Because सारा production expensive हो जाता है, inflation बढ़ता है। I mean, one way, I mean, monetary policy is one way to control inflation, but sustained high monetary policy can also kind of keep the inflation at an elevated level, right? So when economic activity slows down, there are like increase in unemployment rate. So that's why I said कि US may, and the domestic problems are bigger for any country rather than these external things. So I would expect that US may cut down rates in coming months or coming quarters, which will maybe further weaken the US dollar and help kind of Indian rupees to kind of gain some strength against the US dollar. So this is quite possible, but yeah. So I mean that's my view, I would say, on the US dollar strength. एक आखिरी सवाल सर, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को लेकर के ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि लगातार सब चीजों के दाम बढ़ते हुए हमने देखे हैं, और इम्पैक्ट ये क्रूड का है, क्योंकि अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपकी जेब तक सीधा असर आता है। सवाल ये कि अगले 6 महीनों तक कितना इन्फ्लेशन ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, महंगाई की मार कितनी पड़ने वाली है आम आदमी को? देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो अनकंफर्टेबल रहेगा अगले 6 महीने में, बट एज आई सेड इट विल स्टिल बी समवेयर इन द आरबीआई कंफर्ट जोन ऑफ 4 to 6%, राइट? सो इट वोंट बी आउट ऑफ कंट्रोल। Fuel, transport, imported electronics, some medicines will see pressure क्योंकि they are linked to the exchange rates and global prices. लेकिन अगर मॉनसून नॉर्मल रहा, जो कि अगेन थोड़ा अनलाइकली लगता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस एल नीनो इफेक्ट एंड साइंस कमिंग अप, लेकिन अगर मॉनसून नॉर्मल रहा तो फूड इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो सकता है। आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों का टारगेट इन्फ्लेशन एज आई सेड 4 to 6% रेंज में रखना है। सो अकॉर्डिंग टू मी हाउस होल्ड को अगले 6 महीने में रफली 1 से 2% एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन फील होगा, मेनली फ्रॉम फ्यूल एंड इम्पोर्टेड गुड की वजह से। लेकिन दिस इज नॉट ए क्राइसिस सिचुएशन, दिस इज आई वुड से स्टिल क्वाइट विद इन द कंफर्ट जोन of the economy, the RBI, and 1 to 2 percentage point inflation from that ultra low level is not a big concern, even for the households. A major concern, of course, any price increase hurts a household, but not that much. फाइन, थैंक यू सो मच राजीव, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे कंसर्न्स, आने वाली आरबीआई पॉलिसी को लेकर के बहुत सारे सवाल, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश की आपके साथ। मुझे लगता है काफी क्लैरिटी हो जाएगी, और जो अजम्पशंस है आरबीआई पॉलिसी को लेकर के, वहां पर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू अनिमा।